नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10वें चैप्टर की, जो कि हम लोगों की NCERT सीरीज चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, 6 से 12 तक हम लोग जो है NCERT की जो बुक्स को पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग जितनी भी साइंस की जितनी भी बुक्स आपकी चलती है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी बेसिक्स जो बेसिक्स चीज़ें होती है वो आपके धीरे धीरे करके रिकवर होती है। देखो, जब हम लोग कक्षा 6 में थे, क्या हम लोग इतने मेच्योर थे कि हम इस किताब को इस ढंग से पढ़ सके? नहीं थे। और साथ में अगर आप बीएड कर रखे हो, तो अगर आपको जाना है किसी स्कूल में पढ़ाना, तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे बच्चों को वहां पे जाके पढ़ाना है। दूसरी बात कि ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल नींव होती है। नींव जरूरी होती है ना दोस्तों, मकान बनाने के लिए नींव जरूरी होती है। और ये नींव को पढ़ेंगे ना, तभी ही हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते रहिएगा इसको। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं, हम लोग 6 की क्लास की किताब पढ़ेंगे, 7th की पढ़ेंगे, 8th की पढ़ेंगे, 9th की पढ़ेंगे, 10th की पढ़ेंगे। फिर 6 से लेकर 10वीं तक जो कॉमन चैप्टर आपस में इनसे जो साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे। जैसे चुंबक का कोई चैप्टर है, अब चुंबक का 6ठी कक्षा में कोई चैप्टर है, हो सकता है 8वीं में हो सकता है 10वीं में हो। तो ऐसे 3 चैप्टर अपने पास हो गए। अब तीनों ही चैप्टर को फिर हम लोग क्या करेंगे कि अलग से तीनों ही चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे। तो उससे पता चलेगा कि कितना क्या बेसिक्स हमारा जो है वो कंप्लीट किस प्रकार से होगा। और कोचिंग्स वाले क्या करते हैं? यही तो करते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। उनके नोट्सों में से क्वेश्चंस क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो बनाने वाला है पेपर, वो आप या मेरे में से कोई आगे जाके बनाएगा कल को, और वही जो पेपर है वो आपके छपेगा, तो वो एनसीईआरटी में से ही छपता है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इस पे गौर करना है और कक्षा को पूरी देखना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कक्षा को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन छोड़ के भग जाते हैं। जो ये कक्षाएं छोड़ के भग रहे हैं ना, वो एक दिन बहुत दुख पाने वाले हैं। तो अगर आप लोग अपने करियर के प्रति सीरियस हो, तो मेरे साथ इसको पढ़ते जाइएगा। बहुत छोटा पार्ट, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। बिल्कुल आपको मज़ा आएगा। और जो छोटी छोटी कक्षाओं की जो बातें हैं ना, वो याद आएगी आपको। जो आपके कोई सर पढ़ा देते, आपको जो होमवर्क देते थे, है ना, वो सब याद आएगा। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपने कोई प्रैक्टिकल सर के साथ किया होगा। हमने तो किया था। अगर आपने नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ करेंगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इतनी बातें अगर आपको दिक्कत कर रही हो ना, तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। बात करने वाले हैं चुंबक की। किसकी? चुंबक। और चुंबक द्वारा क्या करना है? मनोरंजन करना है। बताओ, ये भी कोई चैप्टर हुआ? चुंबक द्वारा मनोरंजन करना है केवल। बच्चों को चुंबक के बारे में सिखाने का एक सबसे आसान तरीका बता रहा है ये। अब देखो, पहेली और बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां पर अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की और एक गुटके को नीचे किया। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यह क्या हुआ? बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। यानी ये जो गुटका था, ये क्या थी? ये गुटका चुंबक थी। उन्होंने अभी अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ है जो कबाड़ से लोहा चुन रहा है। यानी अगर कबाड़ से लोहा चुनना है तो एक क्रेन वहां पे लगा रखी है, और उस क्रेन के ऊपर एक गुटका या फिर एक ऐसा मान लो एक बॉक्स लगा रखा है जिसमें चुंबक है। तो चुंबक क्या, जितने भी लोहे को जो है वो इकट्ठा कर रही है, ठीक है। उसके आगे क्या बोलता है कि आपस में कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपके चिपकू जो स्टिकर्स होते हैं वो देखे हैं, जो लोहे की सतह जैसे अलमारी, रेफ्रिजरेटर और दरवाजों के पीछे चिपक जाते हैं, जिन पे हम लोग कपड़े टांग देते हैं। कोई जो खूंटी जो ठोकने की दीवार को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक आता है ऐसा ना, उसको टांग देते हैं। कुछ पिन धारक होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपकते देखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी हम लोग ढक्कन बंद कर देते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपको पिनधारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में क्या लगे होते हैं? चुंबक लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु हो तो उनमें छिपे हुए चुंबकों को खोजने का प्रयास करो। चुंबक को उसको तोड़ मत देना, ना। चुंबक कैसे खोजा जाता है? खोजा गया। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपको सुनाता हूं मैं।
कहते हैं कि प्राचीन, बहुत मजा आने वाला है ना। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। क्या रहता था? गडरिया। और नाम उसका था मैग्नस। क्या था? मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए जाता था, और भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर आने लगा। आश्चर्यचकित हुआ और चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत हुई। भाई ये देखो, ये क्या हुआ? ये चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, और इनसे गडरिये की छड़ी को की लोहे की टोपी को अपने ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया होगा। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया होगा। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? चुंबक कहलाते हैं। भाई इन्होंने जो कहानी बनाई है वो हो सकता है आपको समझाने के लिए बनाई हो, लेकिन हो भी सकता है कि ये कहानी सच भी हो। तो ये बोल रहा है कि एक गडरिया होता है, गडरिया के पास भेड़ें होती है, उसका नाम मैग्नस होता है। वो जाता है जंगल में और बकरियां चरा के या फिर भेड़ें चरा कर आता है। एक दिन वो पहाड़ के ऊपर से जा रहा होता है, उसके जो है लोहे की छड़ी होती है उसके पास बकरियों को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही वह उस छड़ी को किसी पर्वत पे टिकाता है तो वो पर्वत उसको अचानक से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और चिपका लेती है। जोर लगाने पर वो उठती नहीं है। फिर कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ कोशिश करें कि इसको हटाएं, और हो सकता है कि उस लड़के का नाम मैग्नस होने के कारण जो है इस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया हो, और उसी टाइम जो है प्राकृतिक चुंबक की खोज हो गई। ठीक है। दूसरी बात, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। तो चुंबक की परिभाषा याद हुई आपको? लोग अब एक मिनट, लोग अब जान चुके हैं कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इस छोटे से टुकड़े में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्हें चुंबक कहा। उन्होंने क्या कहा? चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों में चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है। तो लोहे के टुकड़ों से क्या बनी? चुंबक बनी। चुंबक बनी तो चुंबक को क्या कहा? कृत्रिम चुंबक कहा। क्या कहा? कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। बात करें आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार, गोता या गोलांत चुंबक। देखा, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे चुंबकें बनाई जाती हैं। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार की चुंबक है। ये देखो, एक चुंबक आपने वो भी देखी होगी जिसमें जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोगों ने एक फुट्टे के ऊपर एक चुंबक रखते थे, नीचे से उसको हिलाते थे और जादू दिखाते थे। तो एक वो भी होता था ना। तो ये एक चुंबक का है, और ये प्रैक्टिकल भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हमको नहीं करना है। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थों को चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। भाई जैसे मान लो, एक हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं। ये कोई एक क्या है? जैसे मान लो ये कोई क्या है? एक चुंबक है। ठीक है। ये क्या है? चुंबक है। और मैंने एक यहाँ पे क्या बना दिया? आपके लकड़ी का एक कुछ डंठल या फिर लकड़ी बना दी, लकड़ी का कुछ न कुछ बना दिया। अगर मैं इसको इसके पास लेके जाता हूं तो क्या ये अपनी ओर आकर्षित करता है? नहीं करता है। अगर ये किसका होगा? लकड़ी का होगा। तो अगर ये क्या हुआ? लोहे का हुआ। तो अगर ये लोहे का हुआ तो ये आकर्षित करेगा। तो उसे क्या कहेंगे? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो तो क्या हो जाएंगे? चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और जो आकर्षित नहीं, अब इसमें देखो, इसमें उदाहरण याद रखना। आपको सिर्फ लोहे के बारे में पता है, लोहा एक उदाहरण है। निकल,
ध्यान रखना, निकल भी क्या है, चुंबकीय पदार्थ। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो तीनों के बारे में ध्यान रखना। कौन कौन सा, मैं यहाँ लिख देता हूं। एक तो आयरन या लोहा, एक तो हो गया लोहा, और एक हो गया निकल, निकिल, और एक तीसरा कौन सा हो गया आपके, कोबाल्ट। ये कौन से हैं, चुंबकीय पदार्थ है, यानी मैग्नेटिक, क्या है, मैग्नेटिक पदार्थ है ये, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब क्या हो सकते हैं वो, आपके लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है, आपके क्या नाम, जितने भी जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं चीजें, है ना, वो सब हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। चलो, अब है चुंबक के ध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी, ये कैसे ध्यान रखना है आपको। मिट्टी में चुंबक लोहे रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं, क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं। ये क्रियाकलाप है जो हम लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाना है और इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखनी है, क्या आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है। क्या आप चुंबक के किसी भी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं। चुंबक से चिपकते हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं। देखो क्या करना है कि एक चुंबक लेनी है, चुंबक को किस पे रखना है, एक कागज पे रखना है, किस पे, एक कागज पे जो है, ये एक कागज है, कागज पे क्या रख दी हमने लोगों ने, चुंबक रख दी, इसका एक सिरा एन और एक सिरा एस। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कुछ लोहे का बुरादा, डाल देते हैं, ये देखो ये कुछ लोहे के कण डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब ये बता रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा किस तरफ जुड़ते हैं, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज से हम लोग कर सकते हैं सब। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है, चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए, लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच हम लोगों को करनी है। दिशाएं ज्ञात करना, अब देखो दिशाएं ज्ञात करना क्या होता है। प्राचीन समय में से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे, चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के सम्राट के बारे में है, जिनका नाम हुआ था हु आंग। क्या हुआ था, हुआंग टी था। और कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी, मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी और इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखा रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट भी इस रथ के से किसी नए स्थान पर जाता था, मूर्ति की फैली हुई भुजा की देखकर दिशा ज्ञात कर लेता था। जैसे आजकल के कंपास जो होते हैं ना, वो नॉर्थ हम लोगों को जो है वो दिखाते हैं कि नॉर्थ की जाए। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। अब दिशा निर्धारक कैसे बनेगा, देखो एक छड़ चुंबक लेना है और इसके सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब इसे धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधकर जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके, यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में से दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इस बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए, ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकती है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है।
चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। ठीक है, क्या करना है, एक चुंबक लेना है। ठीक है, एक चुंबक ले ली हम लोगों ने ऐसी छड़ चुंबक, और इस पे एक बांध दिया यहाँ पे धागा। क्या बांध दिया, यहाँ पे एक धागा बांध दिया, मान लो ये एक धागा इस पे मैंने बांध दिया, और बांध के मैंने यहाँ पे एक स्टैंड से इसको लटका दिया। ठीक है, अब लटकाने के बाद ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे चित्र में, कि लटकाना है और इसको जो है वो क्या घूमने देना है। अब ये जो विराम अवस्था में आके रुकेगी, मतलब इसके जो विराम अवस्था की जो ये क्या बोल रहा है, देखो विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित करना है। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है, चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम अवस्था में आने की अंतिम दिशा, मतलब चुंबक जो है वो एक ही दिशा में हमेशा रुकेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति जो है, मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। इस क्रियाकलाप में चुंबक के लोहे पर चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थों की भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं। और आपको हर्ज होगा कि हम लोग जो कंपास का यूज करते हैं, कंपास में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम करता है। तो जो कंपास है उसके द्वारा आपके पता है बड़े बड़े वायुयानों में भी आपके जो है किसका उपयोग होता है, कंपास का उपयोग होता है। ठीक है, हमने देखा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है, यानी जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो होती है वहीं पे ये आके क्या होगा, रुकेगा। जहां आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि वहां प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है तो आप के बाईं ओर उत्तर होगा। अगर आपका चेहरा किधर हो, पूर्व की ओर हो। ठीक है, अगर आपका चेहरा जैसे इन डायरेक्शन में मैं बना देता हूं, डायरेक्शन जनरली हम लोग ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ हम लोग लिखते हैं नॉर्थ। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये बोल रहा है कि अगर आप जो है उत्तर दक्षिण आपके जो है वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा में पूर्व दिशा में, यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर होगा, है ना, पूर्व की ओर आपकी जो चेहरा होगा तो आपके बाईं ओर, किधर बाईं ओर जो है वो क्या होगा, उत्तर होगा। समझ रहे हो। और दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये, कि उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा व उत्तरी ध्रुव कहते हैं। भाई जो उत्तर की ओर दिशा निर्देश करेगी उस सिरे को क्या कहेंगे, चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा कहेंगे, और उत्तरी ध्रुव इसे कहेंगे, और दूसरा होगा दक्षिणामुखी। ठीक है, कौन से, साउथ डायरेक्शन पे, और इसे जो है वो साउथ पोल कहेंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों का उत्तर एन तथा दक्षिण एस ध्रुवों से अंकित किया जाता है। मैंने आपको बताया ना। ठीक है, ये एन हो गया, मान लो ये एस हो गया। इस प्रकार से चुंबक का दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ सिरा होता है, एक आपके साउथ डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन होती है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री जो है चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिससे धागा लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। ठीक है, तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास या दिक् सूचक के नाम से जाने लगी। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है।
एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक दूरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करनी होती है और इस सुई विरामावस्था में जो है उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को जब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाएं। ठीक है। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जा सकता है। जैसे ये कंपास है, अब इसको रख देंगे और जब तक घूमने देंगे जब तक ये आपके जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर ना जाएं। ठीक है, तो इससे आपको नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है वो पता चल जाएगी। अपना चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक हम लोग बना सकते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे पर एक आयताकार टुकड़ा लेना है और इसे मेज पर रखना है। अब एक छड़ चुंबक लेना है और इसे कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखना है। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाना है। चुंबक को उठाना है और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़ों के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आना है। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराना है। जांच करनी है कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा जो है वो किस पे डालना है, आपको छड़ पे के समीप लाना है। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया में कुछ देर तक और जारी रखनी है और ध्यान रखना है कि चुंबक का ध्रुव तथा इसके लोहे के छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए, यानी एक ही दिशा में हम लोग जो है ऐसे इस प्रकार से रगड़ते जाएंगे बार बार। ठीक है। अब आप लोहे की कील, सुई तथा ब्लेड आदि का इसी प्रकार से चुंबक बना सकते हैं। समझ गए। अब आप जान चुके हैं कि चुंबक कैसे बनती है। क्या आप कंपास बनाना चाहेंगे तो इससे कंपास भी हम लोग बना सकते हैं। ये अपने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी है। अगला टॉपिक आता है चुंबकों के प्रति आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। बहुत जरूरी है, आराम से और ध्यान से समझना। ठीक है। आइए चुंबक के एक रोचक खेल को खेलना है और ये खेल आपने बचपन में बहुत खेला है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, छोटे छोटे खिलौने की कारें लेनी है और उन पर ए व बी व ऐसे ए बी ऐसे अंकित कर देना। ठीक है, ए बी अंकित कर देना। 2 खिलौने की कारें लेनी है। प्रत्येक कार के ऊपर जो है लंबाई के अनुदिश रबड़ बेंद से एक चुंबक लगा देना। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक चुंबक लगा दिया है, 2 सिरे हैं इस चुंबक के। ठीक है, एक दो सिरे इस चुंबक के। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखना है। ठीक है, जैसे कार ए है, ये आपके कौन सा ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, और ये जो क्या हो गया, ये आपके साउथ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोगों को रखना है। ठीक है, अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप लाइए। आप क्या देखते हैं कि कारें अपने स्थान पर रहती है। क्या कार एक दूसरे से दूर हटती है, क्या कार एक दूसरे की ओर चलकर टकराती है। अब अपने प्रेक्षणों को दर्शाइए। अब खिलौने कारें को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्चिम भाग तथा कार बी का अग्रभाग के सम्मुख हो। जैसे ये देखो, उल्टा कर देना। इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब ये इधर कौन सा, दोनों सिरे एक ही जैसे हो गए ना। अब ये दोनों एक ही जैसे सिरे हो गई तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। एक मिनट में यहां लिख देता हूं सही से। प्रतिकर्षण क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, और अगर यही सिरे ये से उल्टा रखा जाता, इस सिरे को इधर रखा जाता, मैं यहीं से बता रहा हूं। जैसे मान लो ये जो सिरा है ये आपके ब्लू कलर वाला मान लो और ये आपके रेड कलर वाला मान लो। अलग अलग कलर से बनाऊं क्या, जैसे 2 सिरे हैं, ऐसे मान लो कि ये जो है ये आपके ब्लू कलर वाला सिरा है और ये आपके रेड वाला। ठीक है, अब ये जो सिरा ना, जैसे रेड वाला सिरा, ये ब्लू और रेड को अगर हम लोग पास में लाते हैं तो ये दोनों सिरे क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित। ठीक है, आकर्षित होंगे। तो यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि आपस में समान जो सिरे हैं, समान सिरे, ये तो क्या होंगे, ये तो प्रतिकर्षित होते हैं। और जो असमान सिरे हैं, ये असमान सिरे क्या करेंगे ना प्यारे मित्रों, ये आकर्षित होंगे। ठीक है,
तो समान सिरे प्रतिकर्षित, असमान सिरे क्या करेंगे, आकर्षित। तो ये मैंने डायरेक्ट ही आपको ये बता दिया। अब कुछ चेतावनियां हैं जो आप लोग पढ़ लीजिए। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो और ऊंचाई से गिराया जाए तो अपना गुण खो देती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चुंबक को अगर गर्म करें और हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से अगर गिराया जाए तो क्या वह अपना गुण खो देता है। तो बिल्कुल सही बात है, वह अपना गुण खो देता है। मोस्ट लिख रहा हूं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है। यदि चुंबक का उचित रखरखाव न हो तब भी ये क्या करती है, क्षीण हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उदाहरण देके पूछता है कि चुंबक को गिराया जाए ऊपर से तो क्या वो अपना गुण खो देगी, बिल्कुल खो देगी। क्या उसको हथौड़े से पीटेंगे, क्या गुण खो देगी, खो देगी। क्या उसको जलाएंगे, गुण खो देगी, खो देगी। ठीक है, ध्यान रखना। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके दोनों सिरों को असमान ध्रुवों के पास पास रखना चाहिए, है ना। असमान ध्रुवों को क्या करना चाहिए, पास पास। इस चुंबक को क्योंकि समान रखेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, वैसे लकड़ी के टुकड़े से पृथक पृथक करके इनको नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। समझ गए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इन ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, इनसे क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है। अब ये कुछ इन्होंने बताए हैं। कंपास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कंपास एक कंपास जो हमने देखा हुआ, मेरा देखा हुआ, उसको प्रिज्मेटिक लोइस थर्ड बोलते थे। ठीक है, चुंबक क्या होती है वो हमने बताया कि जो लोहे की चीजों या फिर किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। ठीक है, उसकी नशीली आंखें भी क्या है, चुंबक है। ठीक है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मैंने आपको बताया एक पहाड़ जो हम लोगों ने सिर्फ कहानी पढ़ी थी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी हमने लोगों ने पढ़ा। मैग्नेटाइट भी क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, चुंबक लोहे, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करती है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय, और जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते वह क्या, अचुंबकीय। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुकती है, यानी नॉर्थ साउथ पोल में आके रुकती है या फिर डायरेक्शन में आके रुकती है। दो चुंबकों को आपस असमान ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। असमान ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे से, यानी कि अगर मैं एन और एस को पास में लाऊंगा दोनों क्या होंगे, आकर्षित। ठीक है, और देखो मेरी हिंदी भी सही से नहीं है। ठीक है, और एस, और अगर मैं एस लेके आ गया तो क्या होगी, प्रति, और एन पास में लेके आ गया तो भी क्या होगी, प्रतिकर्षित। ध्यान रखना। तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई। और अगली जो कक्षा है अभी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट ही है ऐसे मान लो आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सुनो मेरी बात अब ध्यान से। आप लोगों ने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, कर दिया करो यार, ज़रूरी भी होता है ना। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो पैसे वैसे का कुछ नहीं है, हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें जो है समझाने की ज़रूरत करें। अब अपना जो अगला पार्ट है, 10वां पार्ट हमने पढ़ा, और अपना अब 11वां पार्ट आ जाएगा। और 11वां चैप्टर पढ़ाते ही आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कौन सी कक्षा, आपकी 6 की जो किताब है वो ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पार्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। आराम से और साधारण से हम लोग जो है चीज़ें करेंगे। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, फिर आप लोग जो है, जब मैं पानी पीता हूँ जब तक आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। मैडम काले नमक के लिए पूछ रही थी, वो शिकंजी बनाने के लिए। ठीक है तो उनको जवाब दे रहा था कि भाई नहीं है यहाँ पे। तो पानी में पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पाठ का नाम है हमारे चारों ओर क्या है, वायु। हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। और सभी को पता होगा ये बात, तो भाई हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। चलो और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो वायु ऐसी चीज है, वायु, हम लोग वायु से क्या समझते हैं। सबसे पहली बात मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि वायु क्या होती है, तो वायु ऐसा नहीं है कि वायु में केवल और केवल एक गैस होती है। गैसों का समूह वायु में होता है। उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें CO2 भी होती है, उसमें अन्य गैसें भी होती है ना।
तो ये सब क्या होती, किस में होती है, वायु में होती है। और हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से बच्चे पढ़ते थे। हम छोटे थे, जब हम मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आगे आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए, हम अध्याय की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और हाँ, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा नहीं हो कि हम लोग पढ़ें और इसका कोई फायदा ही नहीं मिले आपको, है ना। अध्याय 6 में क्या सीखा था हमने कि सभी जीवों को किसकी जरूरत होती है, वायु की। यहाँ वायु से शुद्ध शब्द क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सभी जीवों को, और CO2। CO2 किसको जरूरत होती है, पौधों को, क्योंकि पौधे अपने क्या बनाते हैं, भोजन। पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। किससे बनाते हैं, CO2 से, CO2 की उपस्थिति में। और क्या चाहिए उनके लिए, प्रकाश। प्रकाश भी किसका, सूर्य का, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। ऑक्सीजन किसको चाहिए होती है, प्राणियों को। और प्राणियों में कौन आते हैं, आप और हम, है ना। इसमें आपकी बकरी भी आएगी, गाय भी आएगा, और जितने भी सूक्ष्म जीव है वो भी आएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं। वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने अब कभी वायु को देखा है। आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। भाई वायु को क्या कर सकते हैं हम लोग, देख थोड़ी सकते हैं। वायु को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप तब अनुभव कर सकते हैं जब पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो खटखटाती है, कपड़े सूखने हुए तार पर लटकते हुए कपड़े धीरे धीरे हिलने लगते हैं, पंखे चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था। निष्पावन की प्रक्रिया बहती हुई वायु में अधिक प्रभावी हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, कभी कभी तो ये पेड़ों को भी अपने साथ उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्से को भी उड़ाकर ले जाती है, ठीक है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक वात सूचक के बारे में बताया हुआ है, जिसे दिशा जो है उसका पता चलता है, और वायु चल रही है या नहीं चल रही है उसका भी ये पता करता है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा समय, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा था, कितनी देर दिख रहा है ना, ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी वो आपको दिखा या नहीं दिखा, मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। चलो, कभी कभी क्या हम लोग चेक नहीं करते हैं भाई कैसी वीडियो आ रही है ना। और उसके लिए जो है अच्छी से अच्छी वीडियो डालनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि तभी हमें कुछ इसमें लगेगा, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पे स्वाइप हो जाएंगे। और उसके लिए आप लोगों का प्यार जरूरी है। आप लोग हालांकि प्यार तो हमसे करते ही हो, लेकिन और भी ज़्यादा ज़रूरत है भाई। इतने से प्यार से कुछ नहीं होगा, भर भर के दो। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। अपनी मुट्ठी बंद करें, इसमें इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करनी है। अब देखो क्या क्रियाकलाप करा रहा है। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ है। अब इसे उल्टा कीजिए। क्या इसके अंदर कुछ है, नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब बोतल को खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में इस प्रकार से डालना है, ठीक है। बोतल को जो है ध्यान से देखिए, क्या पानी की बोतल के अंदर प्रवेश, जो पानी है वो बोतल के अंदर प्रवेश करता है। अब बोतल को थोड़ा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी जो है बोतल में प्रवेश करेगा। क्या आप बोतल के कुछ बुलबुले बाहर आते हुए देखते हैं। क्या ये बुदबुदाहट जो है वो सुनाई देते हैं। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बोतल के अंदर है क्या है, वायु है। तो ये कोई आपको जो है दिखाया हुआ है प्रैक्टिकल। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन जो क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्रियाकलाप पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप सही है, यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार की खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है तब पानी बोतल के अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब
बोतल को तिरछा करते हैं तब वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी बढ़ जाता है। और इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि जो वायु है वो स्थान घेरती है। डायरेक्ट प्रश्न कई बार उदाहरण दिया जाता है। यह बोतल के पूरे स्थान में बढ़ जाती है। ये हमारे चारों ओर भी उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, यानी कि ये क्या होती है, रंग हीन होती है, इंपॉर्टेंट है। और हम इसके आर पार देख सकते हैं, यानी कि ये क्या होती है, पारदर्शी होती है। तीनों चीजें मैंने बताई। क्या क्या हो सकती है वायु, बताओ। एक तो वायु क्या करती है, स्थान घेरती है। एक नंबर वायु क्या है, कोई रंग नहीं होता, यानी आपके जो है इसको क्या बोलेंगे, कलरलेस होती है ना, रंगहीन होती है। और ये क्या होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी के सतह से कई किलोमीटर तक ऊपर होता है। इसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल किसे कहते हैं, जिसमें क्या भरी हो, वायु भरी हो, एक पतली परत बनी हो। ठीक है। तो जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल के ऊपर और जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है, कम होती जाती है। आपने पहाड़ पे देखा होगा चढ़ते हुए लोगों को, जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर जाते जाते हो ना, तो वायु क्या होती है, विरल होती जाती है। विरल यानी कम होती जाती है। इसलिए पहाड़ पे चढ़ते हुए क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं। अब ये बोल रहा है वायु किसके बनी होती, किससे बनी होती है, वायु में क्या क्या हो सकता है। तो वायु में अलग अलग मिश्रण होता है। सबसे पहले वायु में होती है जल वाष्प। जल वाष्प होती है वायु में, जल वाष्प विद्वान होती है। हमने ये देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इससे उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। फिर ऑक्सीजन, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अब उसके लिए हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, उसको मैं पूरा दोहराऊंगा नहीं। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन जो है वो आपके, जैसे आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल है एक, इसमें आपने एक जलती मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को जलाया। फिर थोड़ी देर बाद में हम लोगों ने क्या किया, एक जो ग्लास है वो इस मोमबत्ती पे रखा। जैसे ही रखा थोड़ी देर तक के लिए, तो जब तक इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, क्या होगी, O2 जब तक उपस्थित है तब तक तो ये क्या है, जलेगी। और जैसे ही इसमें आपके O2 जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म होते ही क्या हो जाएगी, जो है नहीं जलेगी या बुझ जाएगी, नहीं जलेगी। ये तो ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है उसके द्वारा जो है किसी भी चीज को जलाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम लोग जहाँ भी किसी भी आग बुझाने वाली यंत्र को देखते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, संग्रहण होता है। आप जो है सॉरी बैंक में गए होंगे, वहाँ पे आपने फायर रेजिस्टेंस देखा होगा, उसमें भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया आपको कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक कमरे एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद हम आपने घुटन महसूस की होगी। ये घुटन कमरे के कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्रित होने के कारण हुई है। लगातार किसी भी वायु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सलाह दी जाती है कि फसलों के विशेष अवशेष जो है सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, वायु प्रदूषित होती है। अभी आपने हाल ही में जो है वो आपने सुना होगा कि जो पराली होती है ना, पराली क्या होती है, जो धान काट लेते हैं ना, गेहूं सॉरी चावल, पंजाब में चावल काटने के बाद आपके जो बचने वाला अवशेष होता है उसको ऐसा कैसा जला दिया जाता है। तो दिल्ली में उससे बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन हुआ। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बनाई और ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, उसको उपयोग में लेना चाहिए। उसकी कुछ चीज़ें बन सकती है, उसके कागज बन सकते हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करें जिससे कि वो चीज़ें काम में आए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो। कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए। दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो होती है CO3, आपने कोयले को अगर सिगड़ी को जलाया होगा तो उसमें से एक गैस निकलती है, वही आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, अत्यंत विषैली होती है। आप लोग किसी भी बिना रोशनी वाले कमरे में या जिसमें रोशनदान नहीं हो, गेट बंद करके अगर सिगड़ी को थोड़ी देर के लिए जला के और आप सो जाओ तो आप पूरी रात सोते रहोगे या पूरी जिंदगी सो जाओगे। ध्यान रखना। तो कभी भी सिगड़ी को जो है प्यारे बच्चों, वो आपको जो है जला के आपके कमरे में नहीं रखना है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल आपको करवाए जाते हैं, आपको बताया जाता है, समझने की चीज़ें हैं इसमें सब।
बोल रहा है धूल और धुआं, ये भी आपकी होती है। ईंधन में पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें, सूक्ष्म कण, धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों की लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैस को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में आजकल आपने देखा होगा कि पहले गाँव में कोई भी ऐसे कोई जानवर मर जाता था, तो वहां जो मरने के बाद उसको हम लोग गांव के कहीं भी किसी भी स्थान पे डाल देते थे, जो जहाँ कूड़ा कचरा हम लोग डालते हैं, तो वहाँ बहुत सारे गिद्ध और कौए आ जाते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि गिद्ध और कौओं की जो आपके तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यहाँ तक कि आपको देखने को नहीं मिलता है, लुप्त प्राणी हो गया एक तरह से। तो ये सब हमारे ही कारण हो रहा है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। जो आप लोगों ने अगर खिड़की खोली हो कभी सुबह सुबह, तो वहां से आपको एक कण दिखाई देते होंगे छोटे छोटे। वो कण क्या होते हैं? उनको हम लोग वैसे तो टिंडल प्रभाव बोलते हैं। वो कण धूल के कण होते हैं जो कि आपके उड़ते रहते हैं। ठीक है, आपकी जो वायु है उसमें पता ही नहीं कि आपको कौन कौन से किरण उड़ रहे हैं। अत्यधिक सर्दी में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु जो है अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में ले जाने से रोकने के लिए हमारी नाक के छोटे छोटे बाल, जो नाकों में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा जो होती है ना, वो उपस्थित होती है। तो ये बालों को बहुत सारे लोग जाके नाई की दुकान में जाके कैंची से कटवाते हैं ना, ये बंद कर दो भाई, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर नाकों में बाल नहीं होंगे ना, तो आपके जो धूल के कण हैं वो आपके कहाँ चले जाएंगे? फेफड़ों में, और जिससे क्या सिलिकोसिस है ना, भारी भारी डिजीज आपको हो जाएगी। तो इससे ध्यान रखो इसका। ठीक है, हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रवेश। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः क्या क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब देखो नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है, मैं यही लिख देता हूँ, फिर अगले पार्टों में तो आएगा ही 78%। फिर ऑक्सीजन पाई जाती है O2। O2 कितने? आपके 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 1%, और 0.01% क्या पाई जाती है? अन्य गैसें पाई जाती है। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये एक आपको क्या बना रखा है? बार डायग्राम बना रखा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब क्या बोल रहा है आगे, ये भी पढ़ लेते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, ये हम लोग देखते हैं। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लेना है और इसको धीरे धीरे गर्म करना है। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखना है। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपकते हुए देखते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि गर्म करते हैं तो पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 और 6 में पढ़ा कि जीव पानी में रहते हैं, जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे सभी जीव श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कुछ दिखाया हुआ है आपको। क्रियाकलाप: एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लेना है और इसमें पानी रखना है। अवलोकन करना है कि क्या होता है। क्या आपने मिट्टी में बुलबुले निकलते हुए देखा है? ये बुलबुले संकेत है कि मिट्टी में क्या है? वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले में पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु जो है विस्थापित हो जाती है, जो कि बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव तथा पौधों की जड़ें श्वसन। इसका एक मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। आपने कारीगरी करते हुए जो है बेलदारों को, मजदूरों को देखा होगा। उसमें आप इस प्रकार की कोई लाल लाल कलर की ईंटें होती है, और ईंटों को क्या करते हैं आप लोग? पानी में डालते हैं। पानी में क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको गीला करना होता है। तो गीला करने के लिए अगर इस पानी के टैंक में उसको डाला जाए, ठीक है, डाला जाए, तो आपने जैसे इसको डाल के देखा होगा तो इसमें से क्या निकलते हैं? बुले निकलते हैं। यानी कि जो ये ईंट है, इस ईंट में भी अगर कोई जीव रहेगा तो वो भी क्या कर सकेगा? श्वसन क्रिया कर सकेगा।
ठीक है। इसी वायु का उपयोग करते हैं कौन? जो मिट्टी के अंदर जीव रहते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद व छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु के अंदर व बाहर के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों व मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन के बाहर आना पड़ता है। और यही कारण है कि आपने केंचुओं को, सांप को देखा होगा, वो क्या नाम है, जब भी नॉर्मल होती है बारिश के टाइम में ही वो ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनके जो बिल है उनमें पानी भर जाता है, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? बाहर आना पड़ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होते हैं? अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। हम प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। आपको पता होगा, जानकर हैरानी होगी, वैसे आपको अगर पता नहीं हो तो अगर कोई एक प्लांट है, वो भोजन बनाने के लिए तो किसका? CO2 का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो अगर उसको रेस्पायरेशन करना है या आपको श्वसन करना है, श्वसन के लिए उसको भी O2 की जरूरत होगी, लेकिन वो इतनी O2 ही जो है वो ग्रहण करता है, कितनी? जितनी की, जिससे ज़्यादा तो वो क्या कर देता है? निकाल देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधों तथा जंतुओं द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण बना रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, पौधे और जंतु। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी है? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना। इससे क्या होती है? लाइट उत्पन्न होती है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेलने में, ग्लाइडर, पैराशूट व हवाई जहाज को चलने के लिए सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हम लोगों ने जो है आपके कक्षा, कौन सी कक्षा? कक्षा 6 के सभी चैप्टर जो है वो एंड कर दिए हैं। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 7 को पढ़ेंगे। क्लास 7 को हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि हम लोग लगभग 1 से 1.5 मंथ में आपके पूरा का पूरा जो NCERT है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अभी मैं आपको पता है कि जो लास्ट के जो पीछे के प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न जिन्हें बोलते हैं, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमको एक लेवल पे हम लोग पहुंचने लगेंगे, वहाँ अगर आपके कोई ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो उनको हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रख के मेरे पे विश्वास करिए। हम लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, देखो ये छोटी कक्षाएं हैं, उसको उसी लेवल से मैं समझाना चाहता हूँ। अभी मैं अगर इस ऑक्सीजन वाले चैप्टर को या रेस्पायरेशन वाले चैप्टर को पढ़ाना चाहता तो मैं उस लेवल तक का भी पढ़ा सकता था, लेकिन कक्षा 6 की किताब को पढ़ने का कारण क्या है? ज़्यादा नहीं समझाना है। अगर मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दूंगा तो फिर कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, 12 की चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको वो एडवांस ही बताओगे तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे इस चीज़ों को। इसीलिए जब मैं न्यू से पढ़ा रहा हूँ ना, तो न्यू की भांति हम लोग जैसे पहले न्यू भरते हैं, है ना, जैसे आप क्या करते हैं, फिर खड्डा करते हैं, फिर खड्डे में क्या पत्थर भरते हैं, तो उससे क्या बनती है? नींव बन जाती है। फिर इस पे आप लोग दीवार की चिनाई करते हैं, फिर उस पे क्या डालते हैं? छत डालते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 होगी और मकान का निर्माण होगा। मकान इतना सुंदर होगा, आप सब और हम रहेंगे उसमें। दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, साथ शुभ दिन।